हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग मिनट्स ऑनलाइन लेक्चर। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा 11th लेक्चर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर। और मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा ये आखिरी फेज होगा करंट को ढूंढने का। तो आज जो हम सीख रहे हैं, आज हम करंट को ढूंढना ही सीख रहे हैं एक नई तरीके से, एक नए सर्किट्स के दौरान। तो पहले हमने जो लास्ट लेक्चर में बातें की हैं वो हमने सीख लिया था कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, करंट क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या होती है, ईएमएफ क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। तो ये सारी बातें हम सीख चुके हैं। तो सेल्स को सीरीज में भी लगा के भी देख लिया, सेल्स को पैरेलल में भी लगा के देख लिया। ये सारी बातें अब हो चुकी हैं और हमें ये पता लग चुका है कि जैसे रजिस्टर्स हम सीरीज पैरेलल में लगाते थे वैसे ही सेल्स भी हम सीरीज पैरेलल में लगा सकते हैं। अब है क्या, आज का मुद्दा क्या है आज? तो देखिए, आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो एक करंट को ढूंढने का तरीका ही सीखने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर करंट को ढूंढना ही है तो सर पुराना कंसेप्ट तो हमारे पास ही है कि ओम्स लॉ के द्वारा भी हम करंट को ढूंढ सकते हैं। तो आज ऐसा क्या स्पेशल होने वाला है कि जो हमें एक स्पेशल लेक्चर ऑर्गेनाइज करना पड़ा करंट को ढूंढने के लिए? तो बात ऐसी है कि जो ओम्स लॉ हम लगाते थे वो आप यहाँ पे बोर्ड के ऊपर कुछ सर्किट्स देख रहे हो लगे हुए हैं। तो ओम्स लॉ कुछ ऐसे सर्किट्स के ऊपर लग सकता था कि दो रेजिस्टर्स लगे हों और एक यहाँ पे क्या लगी हो, एक पोटेंशियल लगी हो। तो जब ऐसे सर्किट्स की बात होती है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, हम हमेशा ओम्स लॉ लगा देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कि ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं, ये दोनों सीरीज में हैं और इसके साथ ये वाला क्या लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करेंगे तो लगा देंगे V इजिकल टू आई आर, आई इजिकल टू पोटेंशियल कितनी 3, रेजिस्टेंस सॉल्व किया, आंसर निकाल लिया। तो ओम्स लॉ के साथ ये काम काफी आसान था, जैसा मर्जी सर्किट तोड़ मरोड़ किया जाए हमारा काम काफी आसान हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या आई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे पास सर्किट वैसे ही उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। अब सर्किट क्या है, अब सर्किट इस प्रकार के आए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है, एक सेल यहाँ पे और एक सेल यहाँ पे। भाई सेल ही कई लगे हैं और कुछ सीरीज में लगे हैं, कुछ पैरेलल में लगे हैं, इसी तरह से रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो इन सर्किट्स को अगर मैं ओम्स लॉ के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये सर्किट्स ओम लॉ के द्वारा सॉल्व नहीं हो सकते। चाहे ये सर्किट हो, चाहे ऐसे सर्किट हो, चाहे और भी कई सर्किट्स मैं यहाँ पे बना सकता हूँ जिसमें ढेर सारे सेल्स और ढेर सारे रेजिस्टर्स लगे होते हैं, जो कि एक्चुअल सर्किट है। ट्रांसफार्मर का सर्किट हुआ, किसी भी इंटीग्रेटेड का सर्किट हुआ, तो वो सारे के सारे जो हैं उनमें कई सेल्स लगे होते हैं और कई रेजिस्टर्स लगे होते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए सिंपल ओम्स लॉ के द्वारा काम नहीं किया जा सकता करंट को ढूंढने के लिए। तो क्या करेंगे, तो ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम स्पेशल लॉज का इस्तेमाल करेंगे जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और उन लॉज का नाम क्या है, दैट आर कॉल्ड क्रिशर्स लॉज। इन्हें हम क्या नाम देते हैं, क्रिशर्स लॉज। तो ये स्पेशल लॉज हैं किन के लिए, सिर्फ और सिर्फ करंट को सॉल्व करने के लिए, कि अगर हम किसी भी तरह के सर्किट में सॉल्व करना चाहते हैं करंट को तो हम इन लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है क्या ये, दीज आर कॉल्ड क्रिशर्स लॉ। ओके, सो ये सारे के सारे कंसेप्ट हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिशर्स लॉ के जरिए, कि ऐसे सर्किट्स, इन तरह के सर्किट्स ये इसी लॉ के द्वारा ही सॉल्व हो सकते हैं और कोई तरीका नहीं है इनको सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट। क्रिशर्स ने हमें दो लॉज दिए, ठीक है, तो आज हम दोनों लॉज ही सीखने जा रहे हैं। सबसे पहला हम जो लॉ करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट क्रिशर्स फर्स्ट लॉ। क्रिशर्स फर्स्ट लॉ, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं ये, इनको बड़े ही ध्यान से देखना है, ठीक है। सो इनिशियली ओम्स लॉ यूज होता था, लेकिन जैसे ही सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो क्रिशर्स लॉ यूज होने शुरू हो गए। इन्हें हम कई नाम से पुकार सकते हैं, इन्हें लॉ ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है, इन्हें जंक्शन रूल भी बोल सकते हैं, जंक्शन लूप सर्किट्स। सो कई नाम इनके बन जाते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ चार्ज, जंक्शन लूप्स, या सिंपली जो हम बोलते हैं दैट आर क्रिशर्स लॉ। सो क्रिशर्स फर्स्ट लॉ हम शुरू करने जा रहे हैं।
दो लॉज हम सीखेंगे इन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो जब हमारे पास एक सर्किट आएगा तो हम दोनों लॉज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों में से कोई एक लॉ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पेशल साइन कन्वेंशन इनकी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सीखने को काफी कुछ मिल सकता है। तो क्रिशर्स फर्स्ट लॉ क्या है? क्रिशर्स फर्स्ट लॉ तब यूज होता है जब किसी सर्किट में जंक्शन बन रही हो। हाँ जी बिल्कुल, ये वर्ड जैसे ही मैंने जंक्शन बोला तो आपका ध्यान गया होगा कि हमने सीरीज पैरेलल के जब सर्किट सॉल्व किए थे तब हमने ये जंक्शन के कंसेप्ट को जिक्र किया था कि एक जंक्शन बन सकती है जहां पे सारा करंट मिलके इकट्ठा होता है। तो लीजिए हुआ क्या कि एक सर्किट कुछ इस प्रकार का बना हुआ था, ये कुछ इस प्रकार से कोई सर्किट है वो इस प्रकार का था। अब इस सर्किट में क्या हो रहा है, इस सर्किट में इसके अक्रॉस करंट आ रहा है I1, इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट आ रहा है I2, इस रेजिस्टर के अक्रॉस आ रहा है I3, सभी एक ही जगह पे मिलेंगे। तो जहां पे मिले हैं वहां पे क्या बनी है, एक जंक्शन बनी है, इसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। और फिर इसके बाद दो ही वायर थी, तो एक के अक्रॉस करंट गया I5 और एक के अक्रॉस करंट गया I6। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कि एक वायर के क्रॉस 2 एम्पियर, दूसरे के क्रॉस 3 एम्पियर, तीसरे के क्रॉस 4 एम्पियर इकट्ठे हुए एक ही जगह पे। एक तरफ निकल गया 6 एम्पियर, एक तरफ निकल गया 7 एम्पियर। जितना एंटर हुआ उतना एग्जिट भी होगा। ठीक है, तो वो बड़ी अमाउंट में एग्जिट हो गए। 3 वायर्स के एंटर हो रहे थे, 2 वायर्स के थ्रू एग्जिट हो गया करंट। तो ये क्या बन गई, हमारे पास एक पॉइंट आया जहां पे सभी करंट इकट्ठे हो रहे थे और वो पॉइंट हमारे लिए क्या बना, जंक्शन बना। तो ये क्रिशर्स फर्स्ट लॉ वहां पे यूज होता है जहां पे सर्किट में जंक्शन बन रही हो। ठीक है, लेकिन यूज करना क्या है, क्या कहता है क्रिशर्स लॉ? क्रिशर्स लॉ बोल रहा है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट algebraic sum, the algebraic sum of various currents, the algebraic sum of various currents at the junction is always 0। जितने भी करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उन सभी का अलजेब्रिक सम क्या रखना है, हमेशा 0 रखना है। ठीक है, तो जितने भी करंट जंक्शन पे इकट्ठे हो रहे हैं उन सभी का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। ये बात किसने बोली, ये एक बात क्रिशर्स फर्स्ट लॉ की तरफ से आई। तो हम ये बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसे जितने मर्जी करंट जंक्शन की तरफ से जा रहे हैं उन सभी का सम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये बात क्लियर होगी है इस लॉ के द्वारा कि जितने भी करंट जंक्शन की तरफ आएंगे उन सभी का सम क्या करना है, 0 करना है। यहां तक बात होगी क्लियर। सो इनफाइनाइट करंट के लिए ये बात हो रही है, ये कोई एक करंट या दो करंट की बात नहीं हो रही। जितने मर्जी करंट डिफरेंट रेजिस्टर्स के मुलाकात कर जाएं किसी एक पॉइंट पे, जंक्शन बना दें, तो उन सभी करंट का जो सम है वो क्या करना है, आपको 0 करना है। तो ये पहला पॉइंट था क्रिशर्स फर्स्ट लॉ की तरफ से। लेकिन ये लॉ को लगाने के लिए हमें एक रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिन्हें हम बोलेंगे दैट इज साइन कन्वेंशन। हमने अपने अकॉर्डिंगली, ताकि हमारी और आपकी बात बिल्कुल सेम रहे, तो अपने अकॉर्डिंगली हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं इस जैसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बोला तो ये गया कि अलजेब्रिक सम ऑफ द वेरियस करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज 0, लेकिन हो क्या रहा है, कुछ करंट्स इस प्रकार के हैं जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और कुछ करंट्स इस प्रकार के हैं जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। तो इन दोनों का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा सोच समझ के रखना पड़ेगा हमें। तो ये कंसेप्ट जो है वो साइन कन्वेंशन के द्वारा क्लियर हो रहा है। क्या करना है आपको, ये करना है कि जितने भी करंट, द वेरियस करंट्स कमिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, जितने भी करंट्स जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उन सभी की वैल्यू को आपने पॉजिटिव रखना है। साइन कन्वेंशन है ये कि जितने करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उन सभी का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। एंड द करंट लीविंग द जंक्शन, द करंट लीविंग द जंक्शन
इज नेगेटिव, और वो करंट जो जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं उनको क्या रखेंगे हम, नेगेटिव रखेंगे। तो देखिए आपके सामने ये सर्किट मैंने रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 तीन करंट्स हैं जो किस तरफ आ रहे हैं, जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं। तो इन सभी का सम क्या रखेंगे आप लोग, 0 रखेंगे। ये तो क्लियर है। लेकिन फिलहाल इन सभी का साइन क्या रहेगा, इन सभी का साइन पॉजिटिव रहेगा। सो I1 I2 I3 ये तीनों जंक्शन की तरफ जा रहे थे, आप एरो देख सकते हो 1 2 3, तो इन सभी का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। जो जंक्शन को छोड़ के जा रहे हैं ये कौन कौन है, I5 एंड I6, इन सभी के आगे साइन क्या लगाओगे, इन सभी के आगे साइन लगाओगे नेगेटिव का, और सबका आंसर कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो ये कंसीडर करना है आपको, किस तरीके से आपने जंक्शन के अक्रॉस जो करंट आ रहा है उसको मॉडिफाई करना है, उसके ऊपर साइन कन्वेंशन लगानी है और फिर आंसर करना है कि इन सभी का आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका फायदा कब होगा, इसका फायदा कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स में हो जाता है कि मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, ये वायर है, टी बन रही है उसकी, उसमें बोल दिया उन्होंने कि ए करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, ये करंट जा रहा है 3 एम्पियर का, और ये करंट पता नहीं कितनी वैल्यू है इसकी, ये करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर और ये करंट की वैल्यू है 3 एम्पियर। ठीक है, हमसे पूछा जाता है कि तीसरे करंट की वैल्यू बताइए। अब नो डाउट हमें पता लग गया कि यहां से भी करंट जा रहा है, यहां से भी करंट जा रहा है और यहां से भी करंट जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये सारे करंट्स मिल रहे हैं, अब देख सकते हो ना कि एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये सारे करंट मिल रहे हैं, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये उसको छोड़ के जा रहा है। तो ये पॉइंट क्या हुआ, हमारे लिए एक जंक्शन का काम करने लग गया। अब हम ये देखेंगे जब ऐसा सर्किट बन जाए जहां पे आपको पता लग जाए कि यार जंक्शन बन रही है और सिर्फ करंट ही दिए हैं और जंक्शन रूल वहां पे अप्लाई हो सकता है क्योंकि आपको वहां पे एक जंक्शन दिख रही है, तब आप क्रिशर्स लॉ लगाना शुरू कर दोगे, यानी कि क्रिशर्स का फर्स्ट लॉ लगाना आप शुरू कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना है कि वो लगाने के लिए आप साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे। क्या फॉलो करोगे कि भाई सबसे पहले आप ये ढूंढोगे कि जंक्शन की तरफ करंट आने वाले कौन है। तो आप देख सकते हो क्लियरली दिख रहा है कि I1 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है और I2 भी जंक्शन की तरफ जा रहा है। तो दैट मीन्स इन दोनों का सम आप क्या लोगे, इन दोनों का सम आप पॉजिटिव लोगे, इन दोनों का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। अब एक करंट ऐसा है जो जंक्शन को छोड़कर जा रहा है, वो कितना, -I, उसका साइन क्या लोगे, जो जंक्शन को छोड़ के जा रहा है वो नेगेटिव लोगे। The current which coming toward the junction is positive, which leaving the junction is negative, उसका साइन क्या लोगे, नेगेटिव, और इन सभी का आंसर क्या बोलोगे, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट अबाउट दिस लॉ। नाउ वैल्यू पता करनी थी, तो I1 की वैल्यू सीधा पुट कर दो, 2 + 3 - I = 0, 3 + 2 5 - I = 0, आंसर कितना आएगा, I = 5 एम्पियर। और वैसे भी सही है, अगर प्रैक्टिकली सोचो तो यही होने वाला है कि 2 एम्पियर भी आएगा, 3 एम्पियर भी आएगा, और इन सभी ये दोनों करंट किस वायर में जाएंगे, इस वायर के क्रॉस जाएंगे। तो ये 3 और 2 का सम कितना, 5। तो ये साइन कन्वेंशन लगाने पे भी यही आंसर आ रहा है और प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तब भी यही आंसर ही आ रहा है। तो ये है हमारे पास है एक लॉ को लगाने का वे, और इस लॉ को हम क्या नाम देते हैं, क्रिशर्स फर्स्ट लॉ। बहुत कम सर्किट्स में काम आता है, लेकिन जहां पे भी आएगा, जहां पे भी जंक्शन बनेगी, वहां पे ये काम हमें काफी अच्छा देखे जाएगा। इसको आपने हमेशा दिमाग में रखना है, और ये हमारे पास इस तरह से पहला लॉ, क्रिशर्स का फर्स्ट लॉ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ ही हम अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास जो है दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ क्रिशर्स, क्रिशर्स सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करना है, क्रिशर्स सेकंड लॉ, इसे हम लूप लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लूप्स बनाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं, तो पता लगेगा आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले तो जोड़ देना है कि भाई डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर क्रिशर्स सेकंड लॉ। तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है दिस लॉ स्टेट्स दैट, इसमें सेल आने शुरू हो जाएंगे अब, दिस लॉ स्टेट्स दैट sum of
various EMFs, sum of various EMFs and potential difference across a circuit is always equal to 0। पिछले लॉ में क्या था, सिर्फ करंट की बात कर रहे थे कि द सम ऑफ द वेरियस करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यहाँ पे जंक्शन वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे एक सिंपल सर्किट है, तो उस सिंपल सर्किट में जितनी ईएमएफ्स हैं, जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस, नो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या भाव निकलता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब निकलता है करंट और रेजिस्टर्स, ठीक है, सेल अलग, करंट और रेजिस्टर अलग, ठीक है, इन सभी का सम आपने क्या करना है, इन सभी का सम आपने 0 के बराबर रखना है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक सर्किट है, अगर मेरे पास एक सर्किट है लाइक दिस, इसके क्रॉस करंट आ रहा है I1, ये है रेजिस्टर R1, ये है सेल E1, ये है सेल E2, इसके क्रॉस करंट जा रहा है I2 और रेजिस्टर है R2। तो नेचुरली बात है रेजिस्टर के पास ही करंट जाएगा, तो जिस रेजिस्टर के पास जोन सा करंट जा रहा है वो हम लिख देंगे। तो एक सर्किट है, अब मुझे इस सर्किट के ऊपर क्रिशर्स सेकंड लॉ लगाना है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ द वेरियस ईएमएफ्स, कितने सेल हैं, ईएमएफ किसकी होगी, सेल की होगी, तो जितने सेल हैं उन सभी का सम E1 प्लस E2, और जितनी पोटेंशियल डिफरेंसेस आ रही हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये वाला, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ रही है V1, एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आ रही है V2, इन सभी का आंसर किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जब आपने सर्किट देखा तो जितने सेल्स हैं उन सभी का सम, जितने करंट और रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन हैं, जिस रेजिस्टर के पास जोन सा करंट जा रहा है उन दोनों का प्रोडक्ट किया, प्लस अगले रेजिस्टर के पास कौन सा करंट जा रहा है और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू की है, उनकी प्रोडक्ट की, और फिर आपने किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। सो जितने सेल्स उन सभी का सम, एक रेजिस्टर है उसके पास करंट कितना गया, ये रेजिस्टर है उसके पास करंट कितना गया, ये एक पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट करेंगे, ये भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। तो इन दोनों का सम I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस इन दोनों का सम E1 प्लस E2, इनका आंसर किसके बराबर करना है, 0 के बराबर रखना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, दिस इज कॉल्ड क्रिशर्स सेकंड लॉ, कि जिसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सेल्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं और रेजिस्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, करंट तो है ही। कहने का मतलब ये एक सिंपल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। सिंपल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का मतलब कि एक आम सर्किट, लेकिन थोड़े से सेल्स भी ज्यादा लगाए हैं और रेजिस्टर्स भी ज्यादा लगाए हैं, और हम करंट ढूंढना चाहते हैं, उसके लिए हम ये रूल का अप्लाई करेंगे और करंट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्रिशर्स सेकंड लॉ का बेसिक डेफिनेशन आ जाती है, इसका बेसिक कंसेप्ट आ जाता है कि हम करने क्या वाले हैं। तो पहचान रखनी है कि जो सर्किट्स मैंने सबसे पहले ड्रॉ किए थे, मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाए थे, तो वहां पे क्रिशर्स सेकंड लॉ ही लग सकता था, कारण क्योंकि वहां पे सेल भी थे और रेजिस्टर्स भी थे। यानी कि आपको पहचान रखनी होगी कि जिस सर्किट में सेल और रेजिस्टर्स दोनों लगे हैं उनमें क्रिशर्स सेकंड लॉ ही अप्लाई हो सकता है। तो ये बात तो क्लियर होगी। अब जैसे फर्स्ट लॉ में हमें कुछ रूल्स का इस्तेमाल करना था, तो लॉ को अप्लाई करने के लिए क्रिशर्स सेकंड लॉ में भी हमें कुछ रूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा लॉ को अप्लाई करने के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, अब क्रिशर्स सेकंड लॉ के रिलेटेड हमारे पास है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, तो साइन कन्वेंशन जो है वो हमें यूज करनी है क्रिशर्स सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बड़ा ही मजेदार कंसेप्ट है ये, आराम से सुनिए, ठीक है, बड़ा ही अच्छा सा कंसेप्ट लगेगा आपको। लगभग आज का लेक्चर और अगला लेक्चर हम इसी को ही डेडिकेटेड रखेंगे, क्रिशर्स लॉ को ही डेडिकेटेड रखेंगे, जहाँ पे आज तो मैं आपको डेफिनेशन करवा दूंगा, इस सर्किट का बेसिक मतलब समझा दूंगा, अगले लेक्चर में फिर आप डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है जी, कि क्रिशर्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को यूज करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, सर्किट्स अगर कॉम्प्लिकेटेड हैं तो उनमें करंट कैसे फाइंड आउट करना है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, मजा आएगा आपको, लेकिन हिम्मत मारनी पड़ेगी। सर्किट आपको लगेंगे देखने में कि यार क्या बात है, बड़े ही गजब का सर्किट है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, पर जैसे लॉ लगाने लग जाते हो ऐसा बन जाता है सर्किट की, यार तो कुछ है ही नहीं।
ठीक है, तो वैसे ही जस्ट हम ऐड और माइनस कर रहे हैं और करंट को ढूंढ रहे हैं। तो दिखने में मुश्किल लगेगा पर एक्चुअल में है नहीं। अगर दिमाग लगाकर चलोगे, प्रैक्टिस करके चलोगे, तो प्रैक्टिस करते रहो तभी फायदा होगा। और फिर न्यूमेरिकल की जब प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपकी ये जो न्यूमेरिकल्स की करने की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर साइन कन्वेंशन सीखें इसकी, ये साइन कन्वेंशन क्या हैं। तो चलिए सबसे पहला साइन कन्वेंशन देखिए कि अब करना क्या है। मैं साइन कन्वेंशन समझाने के लिए भी आपके साथ लूप ही डिस्कस करता हूं, एक लूप कंसीडर करता हूं मैं, उस लूप के द्वारा ही हम साइन कन्वेंशन सीखेंगे। ठीक है, चलो मैं एक लूप बनाऊं यहाँ पे। ये मैंने एक मतलब लूप बनाने का मतलब मैं एक सर्किट कंसीडर करने जा रहा हूं। ये लो जी, मैंने एक सर्किट कंसीडर कर दिया, 2 ही रजिस्टर लगे थे और एक सेल लगा हुआ है, ये 2 रजिस्टर्स लगे हैं। ठीक है, इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट जा रहा है I1 और इसके अक्रॉस करंट जा रहा है I2। ये मेरे पास एक सर्किट है और मैंने इस सर्किट में देख रहा हूं कि सेल लगा और रजिस्टर लगा, दैट मींस क्लियर है, किरचॉफ सेकंड लॉ यूज होगा। ठीक है, इस सर्किट के 4 हिस्से हैं, A, B, C, D। अब किरचॉफ सेकंड लॉ तो लगाना है, पर किरचॉफ सेकंड लॉ को लगाने के लिए कुछ रूल्स का इस्तेमाल करना होगा, साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना होगा। पहला काम आपका ये होगा कि आप डिसाइड करोगे कि मैंने कहां से शुरू करना है और कहां पे एंड करना है। कहने का भाव ये है कि आप पहले ये डिसाइड करोगे कि मैंने क्या A से B, B से D, D से C, C पे ऐसे मूव करना है, क्या मैं ऐसे यूज करूंगा, ये सोचूंगा कि मैं इस सर्किट को इस तरह से चलाऊं, या सर्किट को एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, A से C, C से D, D से B, B से A। चॉइस हमारी है, तो जरूरी नहीं है, इसके पीछे इसका कारण कोई नहीं है कि करंट जहां पे फ्लो करेगा वहां पे आपने सोचना है। नो, चॉइस हमारी है, जहां से आप शुरू करना चाहते हैं वहां से आप शुरू कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस सर्किट में जो लूप है वो क्लॉकवाइज ही लें, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लूप ली, किसमें, क्लॉकवाइज में। तो ये क्लॉकवाइज लूप मैंने शुरू कर दी, यानी कि मैं कहां से जा रहा हूं, A से B, B से D, D से C और C से A। ये लीजिए मैं मार्क भी कर देता हूं ताकि क्लैरिटी बनी रहे। नाउ पहला रूल क्या है कि इन लूपिंग, इससे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लूपिंग करना। लूपिंग करना मतलब कहां से स्टार्ट और कहां से एंड। तो ये क्या कर दी मैंने, लूपिंग डिसाइड कर दी, ये जो लिखी है ये लूपिंग है इसकी, कि मैं सर्किट को कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो इन लूपिंग, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, comes first, then EMF is taken as positive, and if negative terminal of battery comes first, then EMF is negative। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कहते लूपिंग के दौरान अगर आपको, जैसे आप A से B जा रहे थे, तो A से B जाते वक्त अगर आपको रास्ते में EMF तो दिख रही है, अब रास्ते में अगर आपको सेल्स दिख रहे हैं, तो अगर सेल का सबसे पहला टर्मिनल आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो नो डाउट आप क्या लगाओगे, जब आप इस लॉ को अप्लाई करोगे तो इन EMF के आगे साइन भी पॉजिटिव लगाओगे। ठीक है, जैसे पिछले में करते थे कि जंक्शन में जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे थे वो क्या लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं, तो इनके साइंस क्या आप लोगे, पॉजिटिव ही लोगे। ये जो पहले आया इसका भी पॉजिटिव, ये जो पहले आया इसका भी पॉजिटिव। नाउ अगर कहते आपको नेगेटिव टक्कर गया तो आप साइन क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। चलो क्या करता हूं मैं एक काम करता हूं, जब इस सेल को अगर ऑब्जर्व करें तो इस सेल को हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, एक जानबूझकर सेल ऑपोजिट लगाते हैं, सीरीज में लगा रहे थे, एक सेल गलत लगा दिया मैंने, तो क्या होगा, लूपिंग करनी है तो A से B गए, ठीक है, दोनों सेल्स के पॉजिटिव टकरे थे, पॉजिटिव लगा दिया। B से D कोई सेल नहीं है, D से C कौन सा सेल का नेगेटिव दिख रहा है,
फिर क्या दिख रहा है पॉजिटिव। इस सेल का पहले क्या दिख रहा है डी से सी जाते वक्त नेगेटिव, और फिर क्या दिख रहा है पॉजिटिव। तो आप क्या लोगे, इसकी ईएमएफ नेगेटिव लोगे और इनको किसके बराबर करोगे, 0 के बराबर करोगे। अभी इसमें एडिशन करनी है, पोटेंशियल डिफरेंस डालने हैं, पर फिलहाल जो फर्स्ट साइन कन्वेंशन थी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सेल्स को कैसे लगाना है। पहले सारे सर्किट में से सेल निकाल लो और सेल को देखो कि सेल के कौन सा टर्मिनल आपको पहले दिख रहा है और कौन सा टर्मिनल आपको बाद में दिख रहा है। तो ये दोनों टर्मिनल्स के पॉजिटिव पहले और ये क्या था बाद में लगा हुआ, तो ये जो गलत लगा हुआ था वो हमने क्या कर दिया, उसका साइन आगे नेगेटिव लगा दिया। ठीक है जी, तो ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा ईएमएफ्स को ऑब्जर्व करने वाला। ठीक है, ये सेल क्या लगाया, वो गलत लगाया। मैंने आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग में बताया था ना कि अगर एक सेल गलत लगाएंगे तो डेफिनेटली वो काम नहीं करेगा, तो ये सेल गलत लगाया है, इस कारण इसका आगे साइन क्या लगाया, नेगेटिव का लगाया। क्लियर है बच्चों? तो ये ध्यान रखना है कि अगर ईएमएफ देखते वक्त पॉजिटिव टर्मिनल पहले दिखा तो ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है, अगर नेगेटिव पहले दिखा तो ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। तो चलते ही जाना है, रास्ते में अगर पॉजिटिव दिखे तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव पहले दिखा तो साइन क्या लगाना है, नेगेटिव। सिंपल सा फंडा है, ऐसा चलना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर? दूसरा पॉइंट, ड्यूरिंग लूपिंग if direction of current is same as of looping, then value of current is taken as positive, else if direction is opposite then value is negative। तो ये हमारे पास आखिरी साइन कन्वेंशन है इसी लॉ के अंदर। कहना क्या चाहते हैं, कहते हैं आपने फिर से कॉन्सेंट्रेट किसके ऊपर करना है, कॉन्सेंट्रेट आपने लूपिंग के दौरान ही करना है। तो लूपिंग तो आपने खुद डिसाइड की थी कि मैं कहां से कहां जाऊंगा, ए से बी, बी से सी, सी से ए से बी, बी से डी, डी से सी, डी सी से ए। ठीक है, ये तो आपने डिसाइड कर लिया था। अब कहते हैं लूपिंग के दौरान ही अगर आपको सबसे पहले जब आप लूपिंग कर रहे हो, यहां पे आप गए पहले ए से बी, आपने देखा कोई करंट नहीं है सर्किट में, सिर्फ सेल ही सेल लगे हैं, चलते जाओ। फिर आप बी से डी गए, आपने क्या देखा कि मैं जा कहां से रहा हूं, बी से डी की तरफ, बी से डी की तरफ, बी से, लेकिन इसमें जो करंट लगा है, इसमें जो करंट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। आपकी लूप क्या है, बी से डी है, लेकिन करंट किस तरफ मूव कर रहा है, डी से ए मूव कर रहा है। तो आपकी लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो आप क्या करोगे, इसके अक्रॉस रेजिस्टर कितना, अब इसी को ही मैं कंटिन्यू करता हूं कि पहले हमने क्या लगाए थे, सेल लगाए, पहले की ईएमएफ E1, E2 माइनस E3, ये तो काम हमने कर दिया। ठीक है, अब फिर क्या हो रहा है, फिर हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट होता है, करंट एंड रेजिस्टेंस का। तो भाई अब करंट और रेजिस्टेंस की टर्न आई, हमने देखा बी से डी की तरफ जाना है, जैसे बी से डी की तरफ जा रहे हैं क्या देख रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। आप जाने की कोशिश कर रहे हो बी से डी, करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, इससे ऑपोजिट आ रही है। तो आप क्या करोगे, जब आप यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करोगे, वो क्या था कि जितने सेल्स और जितने पोटेंशियल डिफरेंसेस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है, सभी का आंसर किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। तो सेल्स तो सारे इकट्ठे कर दिए, करंट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो डायरेक्शन क्या आ रही है इसकी, ऑपोजिट, साइन क्या लगाओगे, नेगेटिव का। क्या प्रोडक्ट है, I2 एंड R2। ठीक है, तो ये आपने क्या अप्लाई किया है, सेकंड साइन कन्वेंशन अप्लाई की है कि मेरी लूप बी से डी थी, लेकिन बी से डी जाते वक्त करंट मुझसे ऑपोजिट मूव कर रहा है, तो उसका साइन मैं क्या लगाऊंगा, फिर नेगेटिव लगाऊंगा। लूप आपकी इच्छा थी, अगर आप ऐसे चल जाते तो करंट उसमें पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंगली है। नाउ
तभी हम साइन कन्वेंशन कर रहे हैं ताकि आपकी और मेरी बात सेम रहे, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लूप जा रहे हो, ठीक है, आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो। कुछ बुक्स में जब आप पढ़ोगे तो कुछ बुक्स में आप देखोगे क्लॉकवाइज में बोला गया है कि अगर करंट की डायरेक्शन आपके जैसी ही है, ठीक है, तो आप साइन नेगेटिव ले लीजिए। तो वो उनकी साइन कन्वेंशन है, हम अपनी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली चलेंगे ताकि आपकी और मेरी बात सेम रहे, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर इस तरह से आएगा, और आंसर चाहे डायरेक्शन ऑपोजिट हो सेम हो, आंसर सभी के सेम रहेंगे, फर्क कोई नहीं है। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। डी से सी कोई सेल नहीं लगा, कोई करंट और रजिस्टर नहीं थे, काम खत्म इसका। तो सी से ये फिर से दिखिए एक लूप, सी से उसमें भी क्या आ रहा है, एक करंट और रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन फिर से देखा क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो फिर से साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव का, I1, रेजिस्टेंस कितना R1, और इनका आंसर किसके बराबर होगा, इनका आंसर 0 के बराबर। तो लीजिए इस तरह से हम लूप रूल लगाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लूप लगाना, लूप रूल लगाना। और ये दो रूल्स के इस्तेमाल से हम क्रिशॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक सर्किट और देखते हैं और फिर क्लियर हो जाएगा आपको कि क्रिशॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कैसे करते हैं। तो क्या था हमारे पास, मान लीजिए एक सर्किट है, ये हमारे पास एक सर्किट है, यहाँ पे हमारे पास सेल लगे हैं E1, E2, E3 एंड E4, और ये रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, 3 रेजिस्टर लगे हैं R3। तो हो क्या रहा है, इसके अक्रॉस करंट जा रहा है I1, इसके अक्रॉस करंट जा रहा है I2, इसके अक्रॉस करंट जा रहा है I3, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि सर ये सीरीज में लगे हैं करंट सेम हो गए, वो मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया है, ठीक है, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं, सर्किट जस्ट हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है। नो, सिर्फ क्या सीखना था हमने, ये सीखना था कि हम लॉ कैसे अप्लाई करें, ठीक है। सो क्रिशॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि वो हम कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम तो आपको इसमें नंबरिंग कर देनी है, इसकी नेमिंग कर देनी है कि ये जितने भी कॉर्नर्स हैं 1, 2, 3, 4, वहां पे आपने हिंट के तौर पे नेम कर देना है ABCD, पहला काम। फिर आपने क्या करना है, फिर ये सोचना है कि मैं सर्किट को कैसे चलाऊं, क्या मैं सर्किट को इस प्रकार से लेकर जाऊं कि इससे ऑपोजिट लेकर जाऊं, मतलब क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। पहले हम क्लॉकवाइज गए थे, अब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये लीजिए। यानी कि लूपिंग क्या रखी है हमने, लूपिंग रखी कि हम शुरू हो रही है D से, तो D से C, C से B, B से A और A से वापस D। ये हमने क्या सोचा, लूपिंग सोची है इस सर्किट की, इन लूप, ये हमारी लूपिंग है। नाउ बारी बारी से जैसे जैसे आ रहा है रास्ते में वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे कि सबसे पहले हमने कहां से कहां चलना था, D से C, दोनों ही रूल्स अप्लाई करने हैं। तो पहले एक रूल अप्लाई कर दीजिए, D से C जाते वक्त पहले जितने सेल्स हैं वो देख लीजिए कितने हैं। तो D से C जब आप जा रहे थे तो आपको एक तो ये सेल दिखा, एक आपको ये वाला सेल दिखे, 2 सेल दिखे। तो D से C जाते वक्त इसकी EMF सबसे पहले क्या दिख रही है आपको, पॉजिटिव, इसकी क्या दिख रही है, नेगेटिव, यानी कि आप क्या बोलोगे, प्लस E4 माइनस E3। ये तो बात हमारे पास क्लियर हो गई है कि जितने सेल्स का अगर पहले सेल का पॉजिटिव दिख जाए तो साइन उसका पॉजिटिव लगा दो, अगर नेगेटिव दिख जाए तो साइन उसका नेगेटिव लगा दो, ये हो गया। फिर C से B गए, कोई चिंता वाली बात नहीं। फिर B से A जा रहे हैं, B से A जा रहे हैं तो B सेल दिख रहे हैं, ये सेल कौन सा पॉजिटिव, ये सेल कौन सा नेगेटिव, तो ये क्या दिखा आपको, प्लस E2। ये सेल का पहले क्या दिख रहा है, नेगेटिव, ये क्या लिखा आपने, माइनस E1। तो जितने सर्किट्स में सेल थे वो सारे के सारे आपने कंप्लीट कर दिए, अब उनकी चिंता हमें नहीं, सेल वाला काम हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं आगे सेकेंड साइन कन्वेंशन में कि करंट के साथ साथ रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट और उनके ऊपर साइन पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो चलते हैं फिर, D से C गए, जैसे ही D से C जा रहे हैं, लूपिंग हमारी क्या है, D से C, लेकिन रास्ते में एक रेजिस्टर तो दिखा,
लेकिन करंट की डायरेक्शन आपकी लूप के क्या है, ऑपोजिट है। देखिए ध्यान से, आप जा रहे हो डी से सी, करंट किस तरफ आ रहा है, सी से डी, तो इसका मतलब आप यहाँ पे साइन क्या लगाओगे, नेगेटिव लगाओगे। करना प्रोडक्ट ही था ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो सके, I2 इंटू R2। फिर आगे बढ़े, सी से बी, करंट अगेन आपको क्या मिला, ऑपोजिट, माइनस I1 इंटू R1। बी से ए, कोई सेल नहीं, कोई करंट नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है। ए से डी गए, ए से डी गए, फिर ठीक है, करंट की डायरेक्शन जो है वही आपकी डायरेक्शन है। दैट मीन्स यहाँ पे आप साइन क्या लोगे, पॉजिटिव का लोगे, दैट इज I3 R। और इन सभी का आंसर किसके बराबर, 0 के बराबर। तो इस तरह से आपने क्या करना है, क्रिशॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करना है। अब यहां से करंट कैसे निकलेगा, ठीक है, ये अलग बात है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब सीखेंगे कि करंट वगैरह कैसे निकालना है। फिलहाल रूल अप्लाई करने की पूरी ट्राई में है कि ताकि रूल जो है हमें बिल्कुल समझ आ जाए और अप्लाई करना आ जाए कि किस तरह से अप्लाई करना है। अगर ये बेसिक सीख लिया तो आने वाले न्यूमेरिकल्स तो आपके लिए चुटकी का काम होगा, वो आप नहीं टेंशन लोगे इतनी, ठीक है। वो मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वक्त, लेकिन ये रूल अप्लाई करना कैसे है ये आपको क्लियर हो, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। दिस इज ऑल अबाउट क्रिशॉफ फर्स्ट एंड क्रिशॉफ सेकंड लॉ, क्लियर। अब इन लॉज को यूज करके हम अपनी पुरानी दिक्कत को एक दूर करना चाहते हैं। हमें एक शुरू से एक दिक्कत है छोटी सी, जो हमें कभी पता नहीं लगी, लेकिन हमने डायरेक्ट उसको अप्लाई किया है। वो क्या है, वो दिक्कत है हमें अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। जी हाँ, रेजिस्टर्स के केस में जब आप सीरीज पैरेलल सीख रहे थे, कैपेसिटर के दौरान भी आपने ये व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल किया था, तब तो हमने डिस्कशन नहीं की। रेजिस्टर में आए तब भी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज एक वर्ड बोला था। रेजिस्टर्स को सॉल्व करते वक्त एक स्पेसिफिक सर्किट होता था जहां पे डायगोनल पे एक रेजिस्टर लगा होता था, और मैंने बोला था कि व्हीटस्टोन ब्रिज अगर अप्लाई हो गया तो वो रेजिस्टर आपने बाहर निकाल देना है। बेखूबा आपको बिल्कुल याद हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे किस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ ना। वो अब वो व्हीटस्टोन ब्रिज में उस सर्किट को बाहर क्यों निकाला जाता था, एक तो वो डिस्कस करना है। फिर हम वहां पे ये भी बात करते थे कि रेशो अगर सेम हो तभी वो बाहर निकलेगा। तो वो रेशो क्यों सेम है, क्या उसका कोई प्रूफ है कि रेशो सेम होने पे ये बाहर निकल रहा है? तो ये दोनों प्रूफ हमने आज खत्म करने हैं। आज हम उसको क्लैरिटी पे लेकर आएंगे कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करते वक्त वो जो रेशोज हम सेम करते थे वो सेम होगी भी कि नहीं, ठीक है। तो आज का कंसेप्ट क्या है, अगला इसी क्रिशॉफ जो क्रिशॉफ लॉ है उनको यूज करके आज हमने कंसेप्ट कंप्लीट करना है अबाउट व्हीटस्टोन। हाँ जी, सो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे हम रेजिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अब होने क्या वाला है, नाम तो आप लोगों ने सुना हुआ है कि जैसे रेजिस्टर और कैपेसिटर में आप इस्तेमाल करते थे वहीं वैसे ही नाम है ये। अब कंसेप्ट क्या है कि 4 रेजिस्टर्स कुछ इस प्रकार से लाए जाते थे और बीच में क्या लगाया जाता था, एक रेजिस्टर लगाया जाता था। आज मैंने क्या किया, वो 4 रेजिस्टर तो उसी प्रकार से लगाए हैं, लेकिन जो बीच वाला रेजिस्टर है उसकी बजाय मैंने क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, ये क्या है बेसिकली एक, दिस इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करने के काम आता है। स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर में जो होता कुछ नहीं है, एक छोटा सा रजिस्टर ही लगा होता है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे मैं रजिस्टर ड्रॉ कर दूं चाहे गैल्वेनोमीटर ड्रॉ कर दूं, एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल करंट, दिस इज जस्ट ए रजिस्टर बट गैल्वेनोमीटर की फॉर्म में लगाया हुआ है। तो 4 रजिस्टर ये लगाए हुए हैं, ठीक। तो अब ये देखना है कि ये क्या करना है, इसमें कैसे करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले प्रिंसिपल पे आता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि होना क्या वाला है। कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, according to principle, if four resistors P, Q, R and X are connected to make a bridge and
galvanometer with key is connected across one diagonal EMF is connected across another diagonal, then in equilibrium P upon Q equal to R upon X। क्या मतलब समझाया था आपको एक बार फिर से। व्हीटस्टोन ब्रिज नाम सुनते ही हमें रेजिस्टर्स का ख्याल आता है। तब हमने क्या सुना था? तब हमने ये सुना था कि अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार का एक सर्किट आ जाता है जिसमें एक डायगोनल के अक्रॉस सेल लगा हो और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा हो, तो अगर तब क्या बोलते थे कि अगर इस दो रेजिस्टर्स की रेशो और इन दो रेजिस्टर्स की रेशो सेम आ जाती है तो बीच वाला रेजिस्टर जो है वो हम बाहर निकाल देंगे, यही सुना था आपने। बिल्कुल, आज भी हम यही प्रूव करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली क्या बोला जा रहा है कि अगर चार रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाए ताकि वो एक दूसरे के साथ एक ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट हों, एक डायगोनल के अक्रॉस सेल लगा दिया जाए, दूसरे के अक्रॉस गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए, देन इन इक्विलिब्रियम मींस Ig इक्वल टू 0। ये दोनों की रेशो क्या होगी? सेम। अब क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट का 0 होना। गैल्वेनोमीटर सिर्फ उतना ही करंट ले सकता है जितना कि ये झेल सके। तो इसके अक्रॉस करंट मान लीजिए Ig है, तो इसके अक्रॉस करंट क्या होगा? 0 होगा। तब ये रिलेशन पॉसिबल है कि इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो सेम है। अब जब Ig 0 होता है, जब Ig 0 होता है तब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बैलेंस्ड पोजीशन का भी नाम बोलते हैं। जब Ig 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं कि सर्किट किस पोजीशन में है? बैलेंस्ड पोजीशन में है। अगर Ig की वैल्यू नॉन जीरो होती है, मतलब अगर Ig नॉट इक्वल टू 0 हो तो सर्किट किस में होगा? अनबैलेंस्ड पोजीशन में होगा। नाउ क्वेश्चन इज कि Ig की वैल्यू 0 कब हो सकती है? Ig की वैल्यू तभी 0 हो सकती है अगर ये B और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? 0। मतलब VB और VD की वैल्यू क्या हो? सेम हो। अगर VB और VD की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये अनबैलेंस्ड पोजीशन में चला जाएगा। तो ये एक कंडीशन है। ये तभी हो सकता है, पहले हम क्या बोलते थे कि पहले रेशो चेक करो और फिर वो रेशो अगर सेम आ जाए तो हम श्योर हो जाते थे कि बीच वाला रेजिस्टर बाहर निकाल दो। रीजन नहीं था पता लगा था हमें कि क्यों बाहर निकाल रहे हैं, बस इतना जरूर हमने डिस्कस कर लिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके अक्रॉस क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो आज हम ये प्रूव कर रहे हैं कि अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस वाकई में 0 हो जाती है तो क्या ये दोनों रेशोज सेम हो जाएंगे? पहले हमें इसका कारण नहीं पता लगा था कि ये रेशो सेम क्यों हो रही है। ठीक है, आज हम ये प्रूव कर रहे हैं क्योंकि तब हमें तभी नहीं पता लगा था क्योंकि तब जो सर्किट था वो सिंपल सर्किट नहीं था, वो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट था। तो आज हमारी क्षमता बन चुकी है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने की बाय यूजिंग क्रिशल सेकंड लॉ। तो आज क्रिशल सेकंड लॉ के जरिए हम ये प्रूव करेंगे कि इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो सेम होने पे Ig की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो आज ये चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड पोजीशन के बारे में कि बैलेंस्ड पोजीशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड पोजीशन क्या होती है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है तो इसके क्रॉस करंट नहीं फ्लो करेगा, और ये बात हम शुरू से ही जानते हैं कि जिसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं करता वो रेजिस्टर काम ही नहीं कर सकता। पहले भी हम यही बात करते थे। तो इसके क्रॉस अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे? ये रेजिस्टर को बाहर निकाल देंगे। ये सर्किट हमारे काम का ही नहीं है बीच वाला, बाकी सर्किट को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो मुद्दा वही है, लेकिन प्रूव करना है आज क्या कि अगर ये करंट 0 मान के चलते हैं कि हो जाती है तो क्या ये दोनों रेशियो सेम आएंगी कि नहीं आएंगी। आज का प्रूफ क्या है
कि अगर IG की वैल्यू 0 हो जाती है, वो करनी मुश्किल नहीं है, वो तो रेजिस्टर्स की वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों की रेशियो चेक करके अब बोल सकते हैं कि IG की वैल्यू 0 है। तो ये चीज प्रूव करनी है कि कल को जब सर्किट आएगा रेशियोज चेक करेंगे और बोल देंगे IG की वैल्यू क्या है, इसके अक्रॉस 0 है, बजाय कि इंडिविजुअली चेक करें। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल चेक करके फिर B और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना मुश्किल काम है, वो नहीं चेक किया जा सकता। तो रेशियोज को देखकर कल जब भी कोई ऐसा सर्किट आए तो अप्लाई हो सकता है सीधा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। तो चलिए प्रूव करते हैं फिर। ये प्रूव वैसे तो हो नहीं सकता था, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, की ऑन करेंगे और क्रिशर्स सेकंड लॉ लगाना शुरू करेंगे इसमें। लेकिन क्रिशर्स सेकंड लॉ लगाने से पहले ये जरूरी है कि हमें पता हो कि हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट मूव कितना कर रहा है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इस सेल से जो करंट बाहर आया वो कितना आया, I। तो अब ध्यान से देखना करंट की मार्किंग कैसे करनी है। अगर आपने इस सर्किट में करंट को मार्क करना सीख लिया तो हर न्यूमेरिकल में करंट की डायरेक्शन नहीं दी जाएगी, आपको खुद डायरेक्शन मार्क करनी होती है। तो इसको देखकर आप करंट की डायरेक्शन जो है वो मार्क कर सकते हो। तो आपने क्या किया, यहां से करंट निकला, ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहां से करंट दो पार्ट्स में जाएगा। फिर आगे जब बढ़ेंगे आप तो एक करंट इस डायरेक्शन में, एक करंट इस डायरेक्शन में, यही वाला करंट दो डायरेक्शन में डिवाइड करेगा। ये वाला करंट भी क्या होगा, दो डायरेक्शन में डिवाइड होगा, एक यहां से आ रहा था, एक यहां से और एक यहां से, और फिर करंट वापस मूव कर जाएगा। तो ये तो थी करंट की डायरेक्शंस। अब करंट की डायरेक्शंस के बाद हम ये देखेंगे कि हर करंट की वैल्यू कितनी होगी। ये तो मान लिया कि इस करंट की वैल्यू कितनी है, I। जब हम यहाँ पे दो डायरेक्शंस में करंट को डिवाइड करेंगे तो मान के चलते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कितना आएगा, I1 आएगा। मतलब इसमें से कुछ करंट जो निकला वो कितना निकला, I1। बाकी कितना बचा, दैट विल बी I माइनस I1। लीजिए ये पहला स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है कि जो P वाले रेजिस्टर की तरफ करंट गया वो कितना, I1, जो पीछे बचा फिर वो कितना बचा, I माइनस I1। फिर आप आगे बढ़ेंगे I1 के साथ ही, जैसे जैसे I1 आगे बढ़ेगा तो उसको फिर से दो रास्ते मिल रहे हैं। लेकिन ये क्लियर था कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट कितना होगा, 0 IG होगा। तो 0 तो बाद में करेंगे, पहले ये क्लियर होगा कि गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट कितना, IG, ठीक। तो बाकी जो रजिस्टर Q वाला है उसके पास करंट कितना होगा, जो Q वाला है उसके पास बचेगा I1 माइनस IG, ये करंट उसके पास है। फिर बचा क्या, फिर उधर से तो एक तरफ से तो IG आ रहा है, एक तरफ से I माइनस I1 आ रहा है, ये दोनों इस रजिस्टर के पास आएंगे। तो क्या होंगे ये दोनों, अगर इस रजिस्टर के पास आ रहे हैं तो इधर से I माइनस I1, उधर से IG, तो क्या बोल देंगे, I माइनस I1 प्लस IG। तो इस तरह से आप करंट को पहले मार्क करोगे। नाउ बच्चा बोलता है कि सर अगर किसी कारण मुझसे कोई गलती हो जाए, किसी कारण करंट में प्लस का साइन लग जाए, प्लस माइनस का साइन लग जाए, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जितना करंट आप भेज रहे हो नेचुरली बात है उतना करंट ही सर्किट से होकर वापस आना चाहिए। यानी कि मुझे क्या चाहिए, ये दोनों अब इस वायर के अक्रॉस जाएंगे, उधर से कितना आ रहा है, उधर से आ रहा है I1 माइनस IG, और इधर से कितना आ रहा है, I माइनस I1 प्लस IG। ये दोनों ही एक वायर में मिल रहे हैं, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, एक वायर में प्लस हो रहे हैं। जितना करंट भेजना था उतना वापस आना चाहिए। ये देखिए I1 के साथ I1 कैंसिल हो गया, IG के साथ IG कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ I ही बचा। तो यहां से क्लियर हो गया कि करंट क्या है, जितना भेजा उतना ही वापस आ। तो ये हमारे पास कंसेप्ट होता है करंट को मार्क करने का। जितने भी न्यूमेरिकल क्रिशर्स लॉ के आएंगे वहां पे करंट मार्क नहीं किया जाएगा, डायरेक्शन ही मार्क की जाएगी, हो सकता है वैल्यू भी लेट करनी पड़े। तो मैंने आपको यहाँ से दो बातें समझाई हैं, पहली बात समझाई है डायरेक्शन की और दूसरी बात समझाई है वैल्यू की, कि पहले डायरेक्शन को कैसे एनालाइज करना है और फिर वैल्यू को भी कैसे एनालाइज करना है। चलिए ये थी हमारी डायग्राम की बात, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात मैं दो बारी समझाऊं, तो एक बारी मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, सिर्फ आपको देखना है। पहले आप नोट भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, और डायग्राम में हमने काफी कुछ मार्क कर दिया। अब एक बार फिर से डायग्राम मार्क करते हैं ताकि हमें पक्का हो जाए कि कैसे करंट की डायरेक्शन मार्क करनी है।
तो क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज, पहचान क्या थी, पहचान थी कि 4 रेजिस्टर्स लगे होंगे, किसकी तरह से लगे होंगे, एक ब्रिज की फॉर्मेशन बना रहे होंगे 4 रेजिस्टर्स। तो लीजिए पहले हमने 4 रेजिस्टर्स बना दिए। फिर क्या होता था कि एक डायगोनल था, उसके क्रॉस क्या लगाया हमने, गैल्वेनोमीटर अलोंग विद की को ऑन कर देते हैं और ये लग गया। फिर अगला कंसेप्ट डायगोनल वाला, ये एक टर्मिनल के क्रॉस अगर डायगोनल लगाया है, गैल्वेनोमीटर लगाया है, तो दूसरे टर्मिनल के क्रॉस क्या लगाया जाएगा, हमेशा एक सेल लगाया जाएगा। तो ये हमने लगा दिया एक सेल, ये हमने लगा दिया एक सेल। तो ये तो पहचान है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि जब ऐसा सर्किट मिल जाए तो क्लियर है व्हीटस्टोन ब्रिज ही लगाना है। फिर इसके साथ साथ क्या बातें सीखने को मिली कि ये रजिस्टर को हम नाम दे देते हैं P, इसको नाम दे देते हैं Q, दिस इज R एंड दिस वन इज X। प्रूफ क्या करना है कि P अपॉन Q R अपॉन X के बराबर है। ठीक है, ये बात प्रिंसिपल से हमें सीखनी है। उसके बाद अगला कंसेप्ट जो था वो ये था कि हम मान के चलते हैं कि इस सेल की EMF E है, तो इसके क्रॉस करंट कितना जा रहा है, मान के गए I। तो फिर क्या करना था, फिर करना था डायरेक्शन करंट के बारे में। तो क्या ऑब्जर्व किया कि ये करंट अब क्या हो रहा है, 2 डायरेक्शंस में डिवाइड हो रहा है। फिर आगे करंट गया, फिर इसके पास जाएगा, फिर ये 2 डायरेक्शंस में डिवाइड होगा। उधर से ये करंट आ रहा था, उधर से ये करंट जा रहा था, क्योंकि इन्होंने वापस सेल की तरफ जाना है, ये घूमेगा नहीं, अब ये घूमेगा नहीं, ये अब इस तरफ जाएगा। और उधर से भी ये करंट आ रहा है, तो ये इस तरफ मूव करेंगे और फिर फाइनली करंट जो है वो सेल की तरफ मूव कर जाएगा। तो ये डायरेक्शन थी करंट की सारे की तरफ से, जितना करंट आना था उतना करंट वापस आना था। ये क्लैरिटी में हमने डायरेक्शन मार्क करनी है। अब ये जो करंट जा रहा था वो कितना था, दैट इज I। तो मान के गए कि अब यही I की 2 डायरेक्शंस बन रही, दैट मीन्स कि इसमें से कुछ करंट तो P के पास जाएगा, कुछ करंट बचा कुचा R के पास जाएगा। तो लेट कर लिया कि P के पास कितना करंट गया, I1, तो R के पास कितना जाएगा, I माइनस I1। ये क्लियर हो गया। फिर क्वेश्चन था कि अब G के पास कितना करंट भेजना है। शुरू में ही बताया था कि गैल्वेनोमीटर उतना ही करंट ले सकता है जितना कि ये कंज्यूम कर सके, ये ऑपरेट कर सके। तो हमने मान लिया कि करंट गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना है, IG। तो फिर दूसरा Q रजिस्टर के पास कितना जाएगा, I1 में से IG गया होगा, अगर ये IG गया है तो I1 में से गया होगा। तो Q के पास कितना आया, Q के पास आया I1 माइनस IG। अब क्या हो रहा है, उधर से तो IG आ रहा है, I माइनस I1 भी आ रहा है, तो इस X के क्रॉस कितना हुआ, I माइनस I1 भी मिल रहा है इसको, और इसको IG भी मिल रहा है। ये होगी बात क्लियर। फिर जितना करंट एंटर होना था उतना करंट ही वापस आना था। फाइनली क्या होगा, उधर से ये करंट आया, उधर से ये करंट आया। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो वो मैंने पहले थोड़ी देर पहले करके दिखाया था कि वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, I बचेगा। तो ये हमारे पास डायग्राम है करंट को मार्क करने के लिए। चलिए लूपिंग के लिए इसको नेमिंग भी दे देते हैं। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट, दिस इज D पॉइंट। मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वैल्यू 0 हो जाती है, इन दोनों को और इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशियोज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो कल को जब रेशियो देखी क्या है, सेम है, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस करंट क्या कर देंगे, 0 अपने आप ही, कुछ नहीं चेक करना। क्यों हुआ 0, क्योंकि D और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनकी ढूंढनी मुश्किल है, इनकी ढूंढनी मुश्किल है, तो बजाय कि इन दोनों की ढूंढे, हम इन दोनों की रेशियोज चेक करेंगे न्यूमेरिकल में और फिर सीधा ये वाला रजिस्टर बाहर निकाल देंगे। शॉर्टकट काम सीख रहे हैं, वो शॉर्टकट काम करना कैसे है, क्या वो सही है कि नहीं, उसका प्रूव आज करने जा रहे हैं। किसके द्वारा, क्रिशर्स लॉ के द्वारा। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट तैयार होगी हमारी इस आर्टिकल को करने के लिए। चलिए जी शुरू करते हैं हमारे पास। सो कंसीडर, ये आर्टिकल है आपका एक, कंसीडर 4 रजिस्टर्स PQRS are connected with galvanometer connected across it.
द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन गिवन फिगर। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे शो कर दी। नाउ किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको बात बता दी थी। अब किरचॉफ सेकंड लॉ में हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें लूप डिसाइड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि ये सर्किट एक नहीं है, लूपिंग जो होती है वो एक कंप्लीट क्लोज सर्किट के में बनती है। अब यहाँ पे क्लोज सर्किट क्या बन रहे हैं, दो बन रहे हैं। एक तो ये वाला ए बी सी डी, ए बी डी, ये वाला सिर्फ इतना हिस्सा, ये ए बी डी ए, और एक ये बन रहे हैं बी सी डी बी। और दोनों में मैं लूप लेकर जाऊंगा, यानी कि यहाँ पे मैं दो लूप्स बना रहा हूँ, एक पहले सर्किट के लिए, एक दूसरे के लिए। आपने देखा था ना कि जब भी मैं किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा तो मैं तो ऐसे सर्किट में अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर बीच में एक ऐसा सर्किट आ जाए और फिर मैं क्या करूंगा, फिर एक लूप इसके लेकर जाऊंगा, दूसरी लूप इसके, बाद में क्या करना है वो देखेंगे। ठीक है, तो मैंने फिलहाल दो लूप्स बना ली। तो पहली लूप क्या बनाई, इन लूप A to B, B to D, D to A। तो पहली लूप हमने ये लेकर गए A से B, B से D, D से A। नाउ किरचॉफ सेकंड लॉ में हमें क्या सीखा था कि पहले बात तो ये चेक करना है कि कहीं कोई सेल तो नहीं लगा। देखा तो कोई भी सेल नहीं लगा हुआ बीच में, सारे के सारे क्या है, रेजिस्टर्स हैं और उनके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है। तो अब तो सिर्फ रेजिस्टर और करंट की बात करनी है। तो इसका मतलब वो जो साइन कन्वेंशन का पहला रूल था कि पॉजिटिव टर्मिनल कम फर्स्ट, वो तो काम आ ही नहीं सकता। यहाँ पे कौन सा आएगा, सेकंड रूल आएगा। वो क्या था कि अगर करंट की डायरेक्शन सेम हो एज ऑफ लूप, तो हम क्या देख रहे हैं कि अब ये ए से बी जा रहे हैं, लूप तो यही थी ना ए से बी जाने की, तो ए से बी जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन भी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, पी, तो पहले लिख दिया ए से बी I1 इंटू पी, साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। फिर गए बी से डी, बी से डी गए, रजिस्टर कौन सा लगा हुआ है, मैंने बोला था कि गैल्वेनोमीटर और कोई नहीं, रजिस्टर ही है। तो रजिस्टर कौन सा है, जी, और उसके अक्रॉस करंट कितना आ रहा है, आई जी। डायरेक्शन सेम है तो लिख दिया आई जी इंटू जी। फिर आए डी से ए, डी से ए गए तो क्या देखा, डी से जाते वक्त करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऑपोजिट आ रही है। तो अगर ऑपोजिट आ रही है तो साइन क्या लगाया, नेगेटिव, ये कितना आर, पीछे क्या बचा आई माइनस I1। इन सभी का आंसर किसके बराबर करना था, जीरो के बराबर करना था। तो ये हमने अप्लाई किया है क्या, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो क्या क्या बना, एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको। कौन सी लूप लेकर गए, लूप लेकर गए इन लूप A to B, B to D and D to A। अब इस लूप में हमें क्या क्या देखा कि पहले लेकर गए I1 इंटू पी, B से D लेकर गए IG इंटू जी, फिर लेकर गए डायरेक्शन ऑपोजिट आई, माइनस I1 इंटू आर, वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर। ये पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ कंडीशन क्या थी, कंडीशन क्या थी कि ये पॉसिबल, ये जो लॉ अप्लाई करना था और ये P अपॉन क्यू R अपॉन एक्स के बराबर कब आ सकते हैं, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो। कहने का मतलब IG की वैल्यू क्या हो, जीरो हो। तो रूल ये है कि ये काम तभी हो सकता है, ये चार रेजिस्टर्स की रेशो जो है वो सेम तभी आ सकती है अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट जीरो हो। तो हमें ये कंडीशन भूलनी नहीं चाहिए। सो बट हमें यहाँ पे ही अप्लाई करना होगा कि IG की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो अगर IG की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे सीधा हो गया कि I1P तो रहेगा ही रहेगा, IG की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, जीरो इंटू जी माइनस I माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू जीरो। तो I1P इक्वल टू, ये वैल्यू उधर ले जाओ, क्या बच जाएगा, I माइनस I1 इंटू आर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई फर्स्ट लूप को ऑब्जर्व करके। पहला कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया इसके रिलेटेड। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट था। पहली लूप तैयार होगी कहां से कहां तक, ए से बी, बी से डी, डी से ए। अब दूसरी लूप शुरू करते हैं, कहां से कहां, इन लूप बी टू सी, सी से डी, डी से बी। अगर पिछले वाले में कोई डाउट हुआ तो अगले वाले में क्लियर हो जाएगा। कैसे लेना है, डी से सी,
लॉ अप्लाई किया, डायरेक्शन सेम आ रही है, बी से सी जा रहे हैं, डायरेक्शन भी क्या है करंट की सेम है, तो क्या करेंगे प्लस का साइन I1 माइनस IG इंटू क्यू। फिर जाना था सी से डी, सी से डी गए, देखा करंट की डायरेक्शन जा तो सी से डी रहे हैं, लेकिन लूप की डायरेक्शन सी से डी है, करंट उससे क्या आ रहा है ऑपोजिट आ रहा है, साइन क्या लगेगा फिर नेगेटिव का। करंट कितना I माइनस I1 प्लस IG, वैल्यू कितनी है x। फिर गए डी से बी, अगेन करंट की डायरेक्शन क्या आई ऑपोजिट, डी से बी करंट ऑपोजिट IG इंटू जी, आंसर कितना। तो ये यहाँ पे पहले लूप खत्म होगी, ये सेकंड लूप हमने शुरुआत कर दी क्रिशॉफ सेकंड लॉ के साइन कन्वेंशन को अप्लाई करके। कंडीशन यहाँ पे भी यही है कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट जीरो करना है। तो क्या बचा फिर, ये IG की वैल्यू जीरो होगी, ये IG की वैल्यू जीरो होगी, और यहाँ पे भी IG की वैल्यू जीरो हुई, तो बचा क्या I1 इंटू क्यू माइनस I माइनस I1 इंटू एक्स माइनस IG की वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, तो बचा क्या I1 इंटू क्यू इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एक्स। ये हमारे पास क्या बचा, एक सेकेंड रिलेशन बच गया। तो ये दो रिलेशन हमारे पास कंप्लीट आ गए IG की वैल्यू जीरो पुट करने के बाद। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप, ये दोनों इक्वेशंस जो थी इनको डिवाइड कर दो। ये जो दो लूप्स आई थी इनको ऐड भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं और डिवाइड भी हो सकती हैं। हमने इनको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो क्या सामने आया, I1 इंटू पी ओवर I1 इंटू क्यू इक्वल टू, ये कितना बचा I माइनस I1 इंटू आर, और ये कितना आया I माइनस I1 इंटू एक्स। ये और ये क्या हो गए कैंसल। लीजिए फाइनल आंसर सामने आ गया कि P अपॉन Q किसके बराबर होगा, R अपॉन X के बराबर होगा। पहले जो हम व्हीटस्टोन ब्रिज में अप्लाई करते थे वो कंडीशन वो यहां से आई है, इसके द्वारा हमने सॉल्व किया था, और फिर ये रूल अप्लाई करते थे कि ये दोनों रेशियोज हम पहले चेक करेंगे सेम है, अगर सेम है तो बीच वाला रजिस्टर बाहर निकाल देंगे। यहां से हमने ये चीज प्रूव की थी, और चलिए इसके साथ हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है, दैट इज अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर है बच्चों। तो लीजिए आज के लिए ये हमारा लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज का कंप्लीट आर्टिकल खत्म है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे क्रिशॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ के रिलेटेड, और सीखेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है अगर